सॉरी गाइस, पहले ये सेशन में लाइव लेने वाला था लेकिन बीच में इलेक्ट्रिसिटी चल गई, जो कि दिल्ली के हाल बुरे चल रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को ज़्यादा लेट ना करूं, मैं कल पे ना टालूं, तो मैंने आज ही इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके सोचा कि ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट कर देता हूं। तो इसके रिलेटेड ज़्यादा डाउट तो नहीं होंगे क्योंकि रोड मैप पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं, तो तुम्हें एक नॉलेज मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो ताकि मैं उसको बाद में सॉल्व कर दूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से एक बारी वीडियो के दोबारा बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ों का फ्लो होने वाला है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें हमेशा एक सी प्लस प्लस या जावा में से, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पहले अच्छे से सीखनी है। सीखने से मतलब कि उसमें यार फॉर लूप्स कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं, उसको पैटर्न वाले क्वेश्चंस कर करके तुम सीख सकते हो। फिर फंक्शन से अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो कि फंक्शन में कौन से फंक्शन में कब कॉल करने पे क्या वैल्यू आती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इन सब को सीखो अच्छे से, और क्लासेस क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ो। तुम 11th-12th की सुमिता अरोड़ा बुक रेफ़र कर सकते हो बेसिक सीखने के लिए, सी प्लस प्लस के लिए। मेरे को वो बेस्ट बुक लगी जो मैंने स्कूल के टाइम पे फॉलो करी थी। उसमें डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक्स दे रखे हैं। तो एक बारी अगर तुम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेते हो तो अब टाइम स्टार्ट होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो सीखने का, प्लस कुछ मैथ सीखने का। तो सबसे पहले इसमें आता है एरेज़। एरेज़ तुम्हारा सबसे आसान टॉपिक होता है समझने के लिए, लेकिन सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल टॉपिक एरेज़ होता है। जिसका एरेज़ वीक होता है वो आगे के टॉपिक कभी भी अच्छे से नहीं कर पाता है। जब तुम एरेज़ करोगे तो हमेशा सब एरेज़, सब सीक्वेंस, इन जैसी टर्म्स से तुम्हें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। इनके तुमने क्वेश्चंस कर रखे हो, फेमस क्वेश्चन जितने हो एरेज़ के वो तुमने कर रखे हो, प्री सम पे बेस्ड क्वेश्चन कर रखे हो, काउंट एरे पे बेस्ड क्वेश्चन कर रखे हो। तो इतने अगर तुम क्वेश्चंस कर लोगे कम से कम 20 से 50 तक, तो एरेज़ तुम्हारे एक अच्छे से तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। एरेज़ ख़त्म करने के बाद तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, नंबर थ्योरी पढ़ना है किसी और नए डेटा स्ट्रक्चर को सीखने से पहले। क्योंकि यूजुअली तुम देखोगे तो कोड फोर्सेस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ए, बी और सी लेवल के, यूजुअली वो या तो एरेज़ पे बेस्ड होते हैं या तो नंबर थ्योरी यानी मैथ्स पे बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर मैथ्स का बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन नंबर थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर यूज़ होता है क्वेश्चंस में। तो 90% ऑफ द टाइम नंबर थ्योरी या एरेज़ पे क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग के। तो अगर तुम्हें बेस बनाना है तो पहले तुम्हें एरेज़ सीखना चाहिए, फिर नंबर थ्योरी सीखनी चाहिए। एक बारी तुमने नंबर थ्योरी अच्छे से सीख ली, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उन सभी पे, हर एक टॉपिक पे, मैं सब टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे प्राइम, जीसीडी, ये सारे सब टॉपिक्स हुए, तो हर एक टॉपिक पे तुम्हें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं ताकि वो टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। और फिर उसको छोड़ देना है। एक टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, वरना या तो तुम बोर हो जाओगे उस टॉपिक से या तुम्हारा टाइम उस चीज़ में अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यार यही टॉपिक का क्वेश्चन अगले कॉन्टेस्ट या अगले इंटरव्यू में आए, तो ऐसा करना ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता। तो हर एक टॉपिक पे 15-20 क्वेश्चन करो और कॉन्टेस्ट दो। तो कॉन्टेस्ट में क्या होगा, हर टॉपिक घूम घूम के आता रहता है, तो वो तुम्हारा रिवीजन में काम करेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नई बात तुम्हें जो नहीं पता होगी वो तुम कॉन्टेस्ट के थ्रू सीख जाओगे, क्वेश्चन के थ्रू अपने आप ही सीख जाओगे जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो हर एक टॉपिक पे 15 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यार तीसरा पॉइंट तुम्हारा ये आता है कि जब तुमने नंबर थ्योरी सीख लिया, एरे सीख ली, तो अब टाइम है एसटीएल सीखने का। एसटीएल तुम्हारे बेसिक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मैप, सेट और ऑर्डर सेट, क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक, लिस्ट, तो ये सारे एसटीएल तुम्हें सीखने चाहिए। क्योंकि आगे जब हम एडवांस चीज़ों पे जाएंगे और तुम्हारी यही चीज़ वीक है तो वहाँ पे तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे फंक्शन कर रहा है। तो अगर एडवांस टॉपिक पे ज़्यादातर लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका बेस ही कमज़ोर होता है। इन टॉपिक पे उन्होंने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं करे होते हैं, ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स नहीं देखी होती हैं। तो वही टेक्निक्स जब वहाँ फ्यूचर में यूज़ होती है तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती कि ये डायरेक्टली ऐसे कैसे रिज़ल्ट दे रहा है। तो तुम्हें एसटीएल नेक्स्ट करना चाहिए। एक बारी तुमने एसटीएल अच्छे से कर लिया तो तुम्हें एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स का सेट मिल जाता है। एडवांस टॉपिक या अच्छे क्वेश्चन जो करने होते हैं, जो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाता है नाइव अप्रोच पे, तो उनमें फ़र्क ज़्यादातर दो ही चीज़ों का होता है। एक, या तो एडवांस टेक्निक तुमने यूज़ करी होती है या फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से मेरा ये मतलब है कि मान लो तुम्हें इंसर्शन या डिलीशन का ऑपरेशन करना है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में,
तो जैसे तुम्हें पता है कि सेट ये सब काम log n में कर देता है, और कोई नॉर्मल एरे वगैरह तुम यूज़ करोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n में जाती है। तो ये कितना ज़्यादा एफिशिएंसी तुम्हारी बढ़ा देता है सिर्फ इसी वजह से कि तुम्हें सेट आता है। तो इसलिए एसटीएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्यूचर टॉपिक को सीखने से पहले। और फिर अगला टॉपिक आता है तुम्हारा बिट मास्किंग या बिट मैनिपुलेशन। एसटीएल के बाद तुमने मेजरली बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर अब कवर कर लिए हैं। अब बारी है तुम्हारा कुछ नया टेक्निक सीखने की जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरी बात अगर तुम मानोगे ध्यान से, तो जितना मैंने देखा है बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं होते। ये ज़्यादातर बच्चों से इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि उन्होंने इसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी होती, या इसके जितने भी टर्म्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके बारे में फेमिलियर वो नहीं होते। तो बिट मैनिपुलेशन पे अगर तुमने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, 20 से 50 क्वेश्चन कर लिए, ज़ॉर और एंड बेसिकली इन तीन पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर तुमने सारे फेमस क्वेश्चन कवर कर लिए तो बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन तुम्हें कभी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, ये आराम से निकल जाता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से सफ़र करते हैं। तो बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक तुम्हें एसटीएल के बाद करना चाहिए। अब तुमने जब एसटीएल के बाद ये सारे चीज़ें कर ली हैं, तो अब थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें एक स्टेप आगे जाना है। बिट मैनिपुलेशन तक तुम्हारे कोड फोर्सेस के ये मान लो कि सी क्वेश्चन तक कवर हो गया है। अब डी ई एफ ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, तो अब कुछ डेटा स्ट्रक्चर हमें कॉम्प्लेक्स सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है ट्री। तो ट्री में तुम्हारे कितने टाइप के ट्रीज़ होते हैं, इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। डी एफ एस और बी एफ एस, ये दो बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं जो ग्राफ्स में भी काम आते हैं और ट्रीज़ में भी काम आते हैं। ट्री में कैसे तुम ट्री की हाइट निकाल सकते हो, डेप्थ निकाल सकते हो, ये सारे जो फेमस टर्म्स हैं इनके बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार तुमने ट्री कर लिया, ट्री बेसिकली क्या है, ग्राफ ही है। इसकी अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर तुम्हें ग्राफ में अच्छे हो तो ट्री वो बाय हैंड हो ही जाता है कि ट्री में भी वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो ट्री हमारा समझने का मेन मोटिव क्या था, ये अगले दो टॉपिक सेगमेंट ट्री और फेनविक ट्री। अगर तुम्हें ट्री ही नहीं आता तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो सेगमेंट ट्री और फेनविक ट्री समझने के लिए ही हमने ट्री थोड़ा पढ़ लिया, क्योंकि सेगमेंट ट्री और फेनविक ट्री जितने भी तुम देखोगे रेंज क्वेरी के क्वेश्चन तो मोस्टली सेगमेंट ट्री से होते हैं या फिर फेनविक ट्री से होते हैं। जितने भी क्वेश्चन सेगमेंट ट्री से होते हैं वो ज़रूरी नहीं है फेनविक से भी हो जाएं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन फेनविक ट्री से होते हैं वो सारे सेगमेंट ट्री से भी तुम कर सकते हो। फेनविक ट्री का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू सेगमेंट ट्री। तो एक बार ही तुमने ये चीज़ कर ली तो हमने एक तरह से बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अब सीख लिए हैं, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी सीख लिए हैं। हमारा डेटा स्ट्रक्चर में बस क्या रह जाता है, ग्राफ और डीएसयू। क्योंकि ग्राफ और डीएसयू पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम तभी आसानी से कर सकते हो जब तुम ये कुछ एल्गोरिदम और टेक्निक्स जो मैं अब बताने वाला हूँ इसमें तुम अच्छे हो। अगर ये एल्गोरिदम और टेक्निक्स में तुम अच्छे नहीं हो तो ग्राफ में ऑटोमेटिकली तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। किसी भी एडवांस टॉपिक पे सफ़र कोई तभी करता है यार जब उसका बेसिक मजबूत नहीं होता, या फिर कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्वेस्ट्स होती हैं एक टॉपिक को लेके, वो उसने अच्छे से नहीं करी होती है, उसमें उसकी अच्छी पकड़ नहीं होती है, इसलिए वो उस टॉपिक में सफ़र करता है। तो रोड मैप बताने का मेरा मोटिव भी यही था कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो यार प्लीज़ इसको अगर तुम फॉलो करोगे तो किसी भी टॉपिक में तुम्हें प्रीवियस टॉपिक की वजह से दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। दिक्कत तुम्हें किसी भी टॉपिक में तभी आएगी जब तुम उस टॉपिक में नए हो। तुमने अगर कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक के कर लिए हैं ऑलरेडी तो वो टॉपिक तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अब बारी आती है कि इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद अब टेक्निक्स कौन कौन सी सीखनी है। तो सबसे पहले कंप्लीट सर्च के साथ स्टार्ट करना है, तो आइटरेटिव अच्छे से सीखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस जैसे जैसे लेक्चर वीडियोस आती जाएंगी अपने साइट कोड डिगर पे डालता जाऊंगा, तुम वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूवीए और कोड फोर्सेस के बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। कोड शेफ के कुछ कम क्वेश्चन होंगे और स्पॉच के भी कम होंगे क्योंकि उनके एडिटोरियल नहीं होते। तो स्पॉच की बेसिकली बात कर रहा था मैं, तो इसलिए उनके क्वेश्चन थोड़े कम डालता हूँ मैं। कोड फोर्सेस और यूवीए के क्वेश्चन ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि यूवीए में तुम्हें कम क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो प्लीज़ उस साइट से ज़रूर सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कंप्लीट सर्च से। आइटरेटिव पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
आइटरेटिव सिंपल अप्रोच लगती है लेकिन होती नहीं है। इस पे अगर तुम इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे होते हैं, जिसका लॉजिक बिल्डिंग बहुत आसान होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हार्ड होती है। तो आइटरेटिव में अच्छा होना है। आइटरेटिव के बाद रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग फ्यूचर में जितने भी हम एडवांस टॉपिक करेंगे सब में थोड़ा थोड़ा पार्ट वो देते ही हैं। रिकर्सिव तो तुम्हारा नंबर थियरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीसीडी फंक्शन या एक्सटेंडेड यूक्लिड फंक्शन के अंदर। तो एक बारी तुमने रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग कर ली तो अब बारी आती है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक सीखने की। तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तुम्हारा बाइनरी सर्च। इसके साथ स्टार्ट करो कि बाइनरी सर्च क्या होता है। ये तुम 15 से 20 मिनट में सीख जाओगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन तुम्हें इस टॉपिक पे एक हफ़्ता लगाना चाहिए। ये टॉपिक जितना सिंपल लगता है इसके क्वेश्चन उतने ही टेढ़े होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है जब तक तुम्हारा एक हद तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता इस टॉपिक पे। बहुत सारे लोग बाइनरी सर्च के क्वेश्चन नहीं कर पाते और बाइनरी सर्च के क्वेश्चन DE लेवल तक भी आ जाते हैं। बहुत सारे इंटरैक्टिव प्रॉब्लम होते हैं जो बाइनरी सर्च से रिलेटेड होते हैं। बाइनरी सर्च जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को और कोई भी नहीं लगता डिवाइड एंड कॉन्कर में। तो बाइनरी सर्च में अच्छे से टाइम लगाना, कम से कम 20 से 50 क्वेश्चंस करना अलग अलग वेराइटीज़ के, यही कोशिश रहना। तो हमारी साइट से तुम्हें ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो बाइनरी सर्च में मेरा बस यही मोटिव था, इतना स्ट्रेस डालने का कि ये टॉपिक तुम्हें काफ़ी अच्छे से करना है। बाइनरी सर्च कर लिया तो फास्ट एक्सपो, मैट्रिक्स एक्सपो यानी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एफिशिएंटली, ये 2 टॉपिक मैं वीडियो में कवर करूँगा ही। तो ये मेजर टॉपिक तुम्हारे डिवाइड एंड कॉन्कर में यही होते हैं बेसिकली। बाकी तुम धीरे धीरे सीखते जाते हो। जो मर्ज सॉर्ट वगैरह होता है तो ये सब भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर तुम्हें कंप्लीट सर्च के बाद करना है। मेन मोटो ये था। एक बार डिवाइड एंड कॉन्कर आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक होता है ग्रीडी। तो ग्रीडी क्या होता है बेसिकली, हम उन क्वेश्चंस को ग्रीडी बोलते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है, मिनिमाइज़ करनी है, किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है। जिस चीज़ में हमारा फ़ायदा होता है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम ग्रीडी के क्वेश्चंस कहते हैं। तो ग्रीडी यार बस एक अप्रोच है, नाम है। हम एरेज़ के क्वेश्चन से जब से करते आ रहे हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ग्रीडी अप्रोच ही ऑटोमेटिकली लगा दी होती है। तो इसमें कुछ खास प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। तो एक बार ही तुम्हारी ये 3 चीज़ हो जाती है, तुमने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर कर लिए हैं, तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है। एक बार वो फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है तो तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ अब स्टार्ट कर देना है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये एक टेक्निक है, इस बात को हमेशा तुम्हें दिमाग में रखना है। ये कोई एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है ये जिसकी इम्प्लीमेंटेशन तुम सीख लो या याद कर लो। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके कितने टाइप हैं, 1D 2D फाइंडिंग, सब एरे, सब सीक्वेंसेस, इतने सारे टाइप हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। तो जब ये टॉपिक मैं भी कराऊंगा तो एटलीस्ट ये 2-3 हफ्ते चलने वाला है अच्छे से, सारे टॉपिक डिटेल में, और सारे पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। और तुम्हें भी सारे टॉपिक्स पे, जितने भी टॉपिक्स मैं बताता जाऊंगा हर एक वीडियो में, उसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करने हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तुम्हें कम से कम 100 से 200 टोटल क्वेश्चंस करोगे तब जाके कुछ एक्सपीरियंस आएगा और इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आएगा। इससे पहले अगर तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग 100 या 200 क्वेश्चन से पहले अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन सफ़र करते हो, तुमसे नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है यार। अगर तुम इसके बाद भी सफ़र करते हो तो थोड़ा सोचने की बात है कि तुम कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें बेस्ट क्वेश्चंस बता सकता हूँ, कैसे सॉल्यूशंस होते हैं उनके वो बता सकता हूँ, टेक्निक बता सकता हूँ, लेकिन सिखा नहीं सकता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग तुम्हें तभी आएगी जब ये तुम खुद से करोगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए मेरे एक ही एडवाइस है, 100 से 200 मिनिमम से मिनिमम इतने क्वेश्चंस तुम्हें करने पड़ेंगे, तब जाके इस टॉपिक पे कुछ अच्छा तुम सीख पाओगे। तो एक बार जब तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया तो तुमने बहुत सारे सर्चिंग के और फाइंडिंग के एल्गोरिदम्स कर लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसी टेक्निक, बहुत हैवी टेक्निक सीख ली। तो अब हम ग्राफ्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ्स अब हमें सीखना चाहिए। तो ग्राफ्स में बंदे गलती क्या करते हैं, वो पढ़ते बहुत कम है ग्राफ्स के बारे में, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। ग्राफ थियोरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स के अंदर भी। तो ग्राफ में तुम्हें प्रोसीड कैसे करना चाहिए, सबसे पहले ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स के क्या फ़ायदे हैं,
एडजेसेंसी लिस्ट के क्या फ़ायदे हैं ग्राफ्स में, तो ये सब पता होना चाहिए। इन पे बेसिक क्वेश्चन करो कि एडजेसेंसी लिस्ट में अच्छे से बनानी आ जाए ग्राफ की। कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे देखते हैं, डीएफएस और बीएफएस, इनके जितने भी एप्लीकेशंस हैं इनको पढ़ो और फिर डीएफएस और बीएफएस पे ही क्वेश्चंस करो कम से कम 2-3 दिन तक। ये पार्ट हो जाए फिर करो ग्राफ ट्रेवर्सल के और भी एल्गोरिदम। डीएफएस और बीएफएस को छोड़ के भी बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, मैं सारे के सारे एल्गोरिदम डिस्कस करूँगा और तुम्हें उन सारे एल्गोरिदम पे एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस करने हैं। एक बारी हमने ट्रेवर्सल सीख ली तो फिर हम देखेंगे ग्राफ के टाइप, जैसे बाय पार्ट आए ग्राफ हो गए, और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ग्राफ के, वो क्या होते हैं, और ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हें ग्राफ के प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीखनी है, फिर तुम्हें देखना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप के। तुम्हें ये पहचानना नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन एमएसटी का है। तो बेसिक बात यही होती है कि ये जो टॉपिक तुम पढ़ते हो तो पढ़ने में तो यार ये समझ आ जाते हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन में क्या टॉपिक लग रहा है ये मुश्किल होता है। तो ये तुम्हें तभी समझ आते हैं जब तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन और वैरायटी उन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन देख के कभी तुम्हें ये नहीं फील आती होगी, अगर तुमने ग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करे, कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन कभी ग्राफ का हो सकता है। लेकिन जब भी मुश्किल क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का तो ज़्यादातर यही होता है कि वो ग्राफ का ही क्वेश्चन होता है। तो एक बार ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाता है, फिर तुम करो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, फिर नेटवर्क फ्लो। तो यहाँ पे जाके जब तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हो ग्राफ पे, तब जाके तुम्हारा एक ग्राफ में बेस बनता है, और फिर धीरे धीरे कॉन्टेस्ट देते देते और क्वेश्चन करते करते ग्राफ टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो डीपी और ग्राफ करने का एक ही फंडा है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और सारी क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग होनी चाहिए, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। एक बार हमने ग्राफ कर लिया तो हमें फिर डीएसयू पढ़ना है, डिसजॉइंट यूनियन सेट। बहुत से लोगों को डिसजॉइंट यूनियन सेट क्या होता है यही नहीं पता, और सबसे मेजर डिसएडवांटेज ही उनका ये होता है, क्योंकि जिनको ये पता है डिसजॉइंट यूनियन सेट क्या होता है, जिनको इम्प्लीमेंट करना आता है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन वो बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो उसके ग्राफ से ही रिलेटेड होता है ये डिसजॉइंट यूनियन सेट, इसलिए इसको ग्राफ के बाद ही करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। डिसजॉइंट यूनियन सेट करने के बाद अब हमने इतने टॉपिक कर लिए कि ज़्यादातर हमारे जितने डेटा स्ट्रक्चर हम कवर कर सकते थे हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लिए, जितने एल्गोरिदम्स हम ज़्यादातर कवर कर सकते थे हमने मोस्टली कर लिए। तो अब बारी आती है थोड़ा और डीप में जाने के, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। तो अब यार मैथ्स को दोबारा से हम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ तक कर लिया जहाँ डीएसयू तक मैंने बताया, तो तुम रेडी हो जाते हो कि तुम कोड फोर्सेस के सी डी मोस्टली 50% टाइम ई क्वेश्चन भी कर लेते हो। लेकिन इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी कोई और उल्टा क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तुम्हें मैथमेटिक्स से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर थ्योरी हमने कर लिया था, वो आसान पार्ट था, तो अब एडॉक मैथ्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एडॉक क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें कोई एक सीक्वेंस या टेक्निक नहीं होती जो फिक्स्ड होती है कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे, तुम्हें वो टेक्निक क्वेश्चन पढ़ के ही खुद डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम एडॉक होते हैं। तो एडॉक प्रॉब्लम पे थोड़ा टाइम बिताना, कॉम्बिनेटोरिक्स करना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, साइकिल फाइंडिंग और गेम थ्योरी, इस सीक्वेंस में हमें मैथ्स के ये सारे टॉपिक करने हैं। जब मैथ्स हो जाए तो अब हमें स्ट्रिंग को पकड़ना है। स्ट्रिंग को अब क्यों पकड़ना है, तो स्ट्रिंग के हम नॉर्मल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एडवांस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। एडवांस टॉपिक कैसे, जैसे स्ट्रिंग मैचिंग के जितने एल्गोरिदम्स हैं, जैसे केएमपी उनमें से एक है, 3 एल्गोरिदम है। 2D स्ट्रिंग कैसे मैच करते हैं ये भी सीखेंगे हम, केएमपी कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे हम। तो इस सीक्वेंस में तुम्हें करना है कि स्ट्रिंग के मैचिंग के एल्गोरिदम, 2D स्ट्रिंग मैचिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग विद डीपी, सब सीक्वेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रिंग के जो डीपी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर तुमने डीपी नहीं करी होती तो यार ये टॉपिक तुम्हें कैसे समझ आता है। तो तुम समझ रहे होगे कि जिस सीक्वेंस में मैंने बताया, हर एक टॉपिक जो हमने पहले करा है उसका यूज़ बाद में हो रहा है, और अगर तुमने वो टॉपिक पहले अच्छे से नहीं करा तो ये बाद वाला टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए लोगों को ये टॉपिक बाद के मुश्किल लगते हैं। तो एक बारी हमने जब स्ट्रिंग विद डीपी कर ली तो हमें फिर सफिक्स ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो यार सफिक्स ट्राई भी एक चीज़ होती है जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में मोस्टली यूज़ होती है, तो तुम्हें फिर ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ये हमने कर ली तो हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जितने कॉमनली आते हैं कॉन्टेस्ट में वो कवर कर लिए। लेकिन
तुमने देखा होगा बहुत बारी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हम अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू बाकी अदर मैथ्स के टॉपिक या फिर कोई भी टेक्निक के मुकाबले। तो अब हमें ज्योमेट्री में भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं पॉलीगॉन ऑफ एन वर्टिसेस क्वेश्चन पे या 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट, इन सब के प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चंस करने हैं। और जैसे कन्वेक्स हल एक एल्गोरिदम है पॉलीगॉन के ऊपर ही, तो ये टॉपिक हमें करने हैं सारे। जब तुम ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन से डर नहीं लगता और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ऑब्वियसली। तो ज्योमेट्री जितना मुश्किल टॉपिक तुम्हें पहले लगता था, ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें वही टॉपिक बहुत आसान लगेगा कि तुम वो कर पाओगे, तुम वो अटेम्प्ट कर पाओगे, तुम उस टॉपिक पे सोच पाओगे। तो ज्योमेट्री करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें। एक बारी तुमने यहाँ तक कर लिया तो अब तुम बहुत अच्छे से रेडी हो किसी भी इंटरव्यू के लिए। तुम्हें यही प्लान रखना चाहिए कि अगर मैं सीपी स्टार्ट करता हूँ या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट करता हूँ तो इस पॉइंट तक मेरे को पहले कंप्लीट करना है, तभी मैं कोई डेवलपमेंट वाली चीज़ दोबारा स्टार्ट करूँ या कुछ और काम करूँ। तो यहाँ तक तुमने कर लिया तो कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तुम, तो मेरी गारंटी है कि अगर तुमने हर टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो करे होंगे, और तुम रेगुलर कोड फोर्सेस दे रहे हो, कहीं पे भी कॉन्टेस्ट रेगुलर दे रहे हो, तो इंटरव्यूज़ में तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, तुम उसका इंटरव्यू क्वेश्चन आराम से क्रैक कर लोगे। कोई अलग से प्रिपरेशन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर तुम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो और तुम्हें सीपी में धीरे धीरे आने लग गया है मज़ा, तो यार और ज़्यादा घुसना पड़ेगा आप सीपी के अंदर, और ज़्यादा जाएंगे डीप, और मुश्किल क्वेश्चंस और मुश्किल टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स क्या हैं? वो हैं बैक ट्रैकिंग, तो हमने सीखी थी लेकिन वो विद बिट मास्क, ये कैसे करते हैं ये सीखेंगे। प्रूनिंग क्या होती है और प्रूनिंग टेक्निक्स क्या होती है ये सीखेंगे। मेट द मिडल एल्गोरिदम क्या होता है, डीपी विद बिट मास्किंग क्या होती है, डीपी विद प्रूनिंग क्या होती है। तो ये सारी बहुत सारे रेयर टॉपिक हैं जो तुम्हें किसी भी कोर्स में नहीं बताते, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, मैं अपने लेक्चर्स में धीरे धीरे जितने टॉपिक मैंने शुरुआत से लेके एंड तक बताए हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं, सब पे वीडियोस आएगी। एक बारी हम ज्योमेट्री तक कवर कर ले तो हम ये जितने टॉपिक एडवांस टॉपिक हैं मैं ये भी कवर करूँगा, हम इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। हमारा गोल क्या है कि हम सीपी में बिल्कुल एंड तक जाएं, जितना हम सीख सकते हैं चीज़ों को उतना सीखें, फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट दे दे के उस स्किल को हमें अच्छा करते जाना है, तभी तुम्हारी सीपी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम सीपी में इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि यार बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े ही नहीं होते, तो उसके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो एक बारी हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है सीपी, और एक बारी सीपी अच्छी हो जाती है तो तुम्हें कोई भी कंपनी कभी भी रोक नहीं सकती। किसी भी इंटरव्यू में तुम फंसोगे नहीं। बड़े से बड़ी कंपनी गूगल, एप्पल, फेसबुक, इन जैसी कंपनीज़ के इंटरव्यू भी तुम काफ़ी आराम से अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो यार इस वीडियो में यही था कि रोड मैप तुम्हारा यही फॉलो करना चाहिए तुम्हें। अगर किसी भी टॉपिक के सीक्वेंस में तुम्हें कोई डाउट है या कुछ और डाउट है प्रैक्टिस को लेके, तुमने Q&A सेशन की वीडियो अगर नहीं देखी कि तुम्हारे को शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, तो प्लीज़ उसको भी देखो। उसमें मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितनी देर कौन से टॉपिक पे करनी है। तो यार कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि मैं क्लियर कर लूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगा। नेक्स्ट सेशन मेरा होने वाला है यार इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। इंटरव्यू में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस पे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इंटरव्यू का सीज़न आने वाला है। तो तुम्हें जितनी तैयारी करनी चाहिए क्वेश्चंस को छोड़ के, और क्या क्या चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए इंटरव्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट सेशन में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग नेक्स्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज का सेशन मुझे ख़त्म करना पड़ा क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज़। बट तुम्हें एक भी दिन का नुकसान ना हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आज ही इसको पोस्ट करने की सोची। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।